नूडल्स, ये बताइए नूडल्स क्या हमारे यहाँ में ही था या कहीं बाहर से आया? देखिए ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया। अब आपने सेटिंग कर दी कि अब मुझे आपको एक अच्छा जवाब देना पड़ेगा। देखिए, नूडल्स को लेकर ना पहले एक बड़ा विवाद था। मुझे लगता है आज से करीब शायद 10 साल पहले तक की बात थी कि नूडल्स को लेके इटालियन लोग, अरबी लोग और चीनी लोग आपस में लड़ते रहते थे। इनकी आपस में बड़ी लड़ाई थी कि अरबियों ने नूडल्स का आविष्कार किया क्योंकि उनके खाने में नूडल्स सेवई का लंबा रूप खाने में मिलता है, या इटालियंस ने इसका इस्तेमाल किया। आप देखते होंगे पास्ता के कई फॉर्म्स के अंदर, उनके यहाँ स्पैगेटी के कई फॉर्म्स के अंदर नूडल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, या चीनी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। लेकिन हाल ही में चाइना के अंदर एक बहुत पुराना पॉट मिला और उस पॉट के अंदर फर्मेंटेड नूडल्स के अवशेष मिले और ये साबित हो गया कि 4000 साल पहले भी चीन में नूडल्स मौजूद थे। तो दरअसल मैं आपको बता दूं, चीन से ही नूडल्स आए हैं। देखिए, चीन से ही व्यापार होता था और चीन से ही खाना जो है वो दूसरी जगहों पर निकल कर आया। ऐसा नहीं कि अरब से नहीं निकल कर आया, फारस से नहीं निकल कर आया, लेकिन चीन से नूडल्स निकले और इटली ने उन्हें अपनाया, अरबियों ने उन्हें अपनाया। उसके कुछ दिन बाद इटली पहुंच गया हो। जी। और आपको मैं बताऊं कि जापान में जब नूडल्स पहुंचे तो जापान वो जगह है, नूडल्स का आविष्कार भले ही चाइना में हुआ हो, चीन ने उसका आविष्कार किया, और जापान वो जगह है जिसने इंस्टेंट नूडल का आविष्कार किया। अच्छा, ये बताइए, जो जैसी आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ सर, मेरी आंख के आगे ना बर्गर घूम रहे हैं अलग। क्या बात। क्या तो बर्गर में मतलब कहने का यही हुआ कि जितनी आसानी से चीजें मिल पाती हैं, लोकली अवेलेबल चीजें हों, जो कि बन में दबाया और खाया। मतलब इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ सर, मेरे को तो बहुत दिनों तक ऐसा लगता था कि मेरी मौसी ने ही बर्गर का आविष्कार किया है। क्या बात। अरे बहुत दिन, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने मेरे को ऐसे बेवकूफ बनाया कि घर में जो भी आलू की सब्जी बनती थी वो 2 ब्रेड के बीच में लगा के मुझे बर्गर बोल के फेल देती थी। उस दिन के बाद से उस दिन से मैं फिर, मौसी जी अगर आप ये देख रही हैं तो आपको पता होगा कि आपने मेरे साथ क्या गलत किया है। तो उस दिन के बाद से सर फिर मैंने बर्गर के बारे में पढ़ना शुरू किया और मुझे पता चला कि बर्गर जो है वो देश विदेश में पॉपुलर है और इतनी बड़ी बड़ी फास्ट फूड की चेन्स हैं। तो इसीलिए मैं तुरंत उसी दिन अपने घर से निकला और मैंने बाहर जाके नुक्कड़ पे गुप्ता जी बर्गर से 5 रुपए का बर्गर खाया। आपने इंटरनेशनल बात करके मैं सीरियस हो गया। अच्छा, ये बताइए, बर्गर और हैमबर्गर। हाँ जी, अमेरिका वगैरह में हैमबर्गर ज्यादा पॉपुलर है। तो ये हैमबर्गर और बर्गर का क्या फर्क है? देखिए सर, क्या है कि हैमबर्गर जो है, चलिए अब आपने वो वाली माहौल बना दिया कि अब मुझे सीरियस जवाब देना पड़ेगा। जी। सर, हैमबर्गर जो है ना, आप इससे मानिए कि ये बर्गर के परदादा हैं और यही ओरिजिनल बर्गर है। ठीक है, बर्गर किसी भी ऐसी पैटी को, आमतौर पे मीट पैटी को, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, वेज पैटी बहुत बाद में आविष्कार में आई। पहले क्या था कि पैटीज को, मतलब मीट को पैटी शेप में तोड़ा जाता था, पैटी को तल दिया जाता था जी। फिर हैमबर्गर जो है ओरिजिनली, इसको लेके बहुत विवाद चला। यूरोप में कई लोगों का दावा है कि हैमबर्गर का आविष्कार हुआ, लेकिन हाल ही के 20-1 साल पहले ये डिसाइड हो गया कि अमेरिका में 2-3 कंपनीज थी, 2-3 फास्ट फूड चेन थी, जिन्होंने हैमबर्गर का आविष्कार किया और ब्रेड के बीच में पैटी को दबाकर दिया गया। हैमबर्गर पूरी तरह से अमेरिकन इन्वेंशन है और इसके अंदर हैम मांस का इस्तेमाल होता है। बर्गर आप किसी भी प्रकार का खा सकते हैं सर। अब बर्गर में आप चाहें तो पनीर दबा लें, चाहे तो मेरे छोटे भाई अगर ये देख रहे हैं तो वो तो मैगी भी दबा लेते हैं। सर, ये कह रहा था कि चाय कहा जाता है कि हमारे यहाँ सदियों से पी जा रही है, और खासकर मैं आपको बात बताऊंगा, कुछ एक ट्राइब्स थी शायद नॉर्थ ईस्ट में, आपने भी, आपको तो आप तो ये सब पुरानी चीजें जानते हैं। तो परंपरा थी कि वो लोग पत्तियों को इकट्ठा करके और बांस के केन में इकट्ठा करके स्मोक करके रख लेते थे। सर, आप मेरे को ये जो आपने बात कही ना कि आप ये पुरानी चीजें जानते हैं, आपने मुझे ऐसा लगाया जैसे मैं हड़प्पा संस्कृति से आया हूँ। नहीं। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, चाय, अब आविष्कार से बात करते हैं ना। जी। तो चाय सबसे पहले चीन से यहाँ आई। ओह, चीन से। अच्छा, चाय का आविष्कार किसने किया, इस पर देखिए रिलीजियस लोगों का मानना है कि चैन बुद्धिज्म के जो बोधि धर्मा
के अंदर जो साधु थे उन्होंने चाय का आविष्कार किया, ये धार्मिक मान्यता है। लेकिन जो यूनिवर्सली चाय के बारे में कहानी मानी जाती है वो ये कि चीन का एक राजा जंगल में चाय की झाड़ी पौधे के पास लेटा था और वहीं पर बैठ के पानी गर्म कर रहा था। हवा चली और कुछ चाय की पत्तियां जो है वो उसमें गिर गई, और होता है कभी कभी, अब नेचुरली चाय की पत्ती गिर गई, चलो ये भी, और जब उसका अरोमा जो आया है ना, तो वो अरोमा जो है, आप तो ऐसे बता रहे हैं, आप बैठे थे वहां पर, जब मैं बताऊंगा ना सर, एक्सपर्ट मैं हूँ, प्लीज गो अहेड। तो फिर वो चाय का जो उसमें से अरोमा निकला जी, तो वो उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने उसका नाम शुरू में चा रख दिया। और चीनी भाषा में अगर आप चा का अर्थ निकालें तो वो होता है इन्वेस्टिगेशन या खोजना या ढूंढना या अन्वेषण। तो उन्होंने उसका नाम चा रख दिया और वहीं से वो पॉपुलर होते होते भारत कैसे आया वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप अपनी। तो अच्छा, ये आपने चीन वाली बात कही, तो भारत में मैंने सुना है कि गुजराती व्यापारी लोग वैसे भी काफ़ी आगे होते हैं व्यापार करने में। तो सुना है कि 16वीं शताब्दी में वो लोग चीन से कुछ मंगवाया करते थे और अपने हेडेक और शरीर दर्द को कम करने के लिए कुछ पिया करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, चीन में पहले ही चाय का पौधा या चाय की झाड़ी तो पहले से मौजूद थी जी जी, और उसके कई मेडिसिनल यूजेज होते थे। उनको कई बार हम चाय के पौधे से दर्द निवारक बनाए जाते थे। चाय के पौधे से कई बार लोगों को नींद की दवाई बनाई जाती थी, निकोटीन, हाँ, तो निकोटीन उसमें रहता था, तो इस तरह की दवाएं बनती थी इससे। ये चीनी यात्रियों के साथ, क्योंकि भारत का सिल्क रूट की वजह से चाइना के साथ काफ़ी व्यापार रहा, तो ये चीनी यात्रियों के साथ यहाँ पर आई। और भारतीय क्या होता है कि चीन से आए हुए यात्रियों को तो हम याद रखते हैं, अब ह्यूनसांग तो सबको याद है, लेकिन यहाँ से भी कोई गुजराती गुजू भाई उधर गए होंगे, उनका नाम किसी को याद नहीं रहा, तो उन्होंने जाके वहाँ पे चाय को याद किया। चाय के व्यापार पर पूरा जो जोर था वो चीन का था, और चीनी डायनेस्टी जो है बिफोर क्राइस्ट 2700 से अगर आप डेट करना चाहें तो तब से चाय के पौधे जो हैं वो चीन के पास मौजूद हैं। इसकी मोनोपोली, चीन की मोनोपोली को तोड़ा यूरोपियंस ने, ब्रिटिशर्स ने। वो चाय के पौधे अपने साथ लेकर आए। पहले वो व्यापार के जरिए चाइना से पौधे ब्रिटेन लेकर गए, सिल्क रूट के जरिए, बंगाल की खाड़ी के जरिए, सिल्क रूट और बंगाल की खाड़ी के जरिए, ऐसा ना समझे लोग कि सिल्क रूट और बंगाल की खाड़ी एक हो गया, तो वो बंगाल की खाड़ी के जरिए चाय के पौधे को यहाँ पर लेकर आए और उन्होंने इन्हें असम में और असम के आसपास के इलाकों में इसको सुशांत जी, लिट्टी चोखा जो है ना, हाँ, मैं इसलिए कहा आपके इंटरनेशनल है कि बिहार से शुरुआत जरूर होती है, हाँ जी, लेकिन बिहार के लोग जब बहुत जगह बाहर चले गए ना जी, तो वो लोग अपने साथ इसको ले गए हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं, कुछ जरा शेयर कीजिए ना। देखिए, इस खाने की एक खास बात है कि इसकी एक महक है, एक मिट्टी की सौंधी सी महक इसमें मिली हुई है, महसूस कर रहा हूं मैं जी। आप देखिए, आज जब ये यहाँ रखी हुई है तो वो जो कोयले की महक आती है, आंच की महक आती है ना, बैंगन के भरते में आती है, चूल्हे पे सिकी हुई रोटी में आती है, तो वो इस खाने की पहचान है। और मैं लिट्टी चोखा के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए 1800 के आसपास जी इसका जो है जिक्र मिलता है इतिहास में, और बड़ी दिलचस्प कहानी है। आप कहें तो मैं बताऊं? नहीं, जरूर बताइए, मैं तो चाहूंगा। देखिए, लिट्टी चोखा को बिहार का आप एक तरह से जिसको कहते हैं ना, वहाँ का जीआई फूड मान लीजिए, तो वो टैग्ड फूड है वहाँ का। जी जी। बिहार में जब इस खाने की प्रचलन हुई, देखिए, एक तो हिस्टोरिकल तथ्य होते हैं। हिस्टोरिकल तथ्य ये है कि खेत में काम करने वाले मजदूरों ने इसको बनाया, उन्होंने सत्तू को भून लिया, और जैसे चाय का आविष्कार हुआ था कि जंगल में एक राजा पानी गर्म कर रहा था, उसी तरह से खेतों में बैठे कुछ मजदूर खाना बना रहे थे, और उन्हें जब आटा, गेहूं का आटा खत्म हो गया, और उस समय पे गेहूं का आटा बहुत ही कम मात्रा में, बहुत रिफाइंड एलीट लोग खाया करते थे, तो जब वो खत्म हो गया तो फिर सत्तू का आटा बना के उसको बना लिया। लेकिन एक लोक कहानी है जो बड़ी प्रचलित है। जी, जरूर। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक परिवार ने, और बिल्कुल अंत्योदय गरीब परिवार, उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और उस दिन जब खाना बना, कुछ नया खाना आया जी, तो उनके घर में कुछ सत्तू आया और बैंगन और आलू आए।
ये उनके जमींदार ने या किसी ने उनको एक तरह से आप समझिए गिफ्ट दे दिया परिवार को। इस गिफ्ट को लेकर वो घर आए। रात में घर की जो गृहिणी थी या जो भी खाना बना रही थी, उन्होंने उसका एक भुर्ता जैसा बना दिया, क्योंकि मसाले तो थे नहीं, कोई और क्राफ्ट करने के लिए था नहीं घर में, बस पीसने का ही सामान था। उसको एक भुर्ते जैसी शक्ल में बना दिया गया और सत्तू के गोले को जो है जी, वो सत्तू के गोले को जो है वो आंच पे हल्का हल्का सेकना था। तभी अचानक कुछ ऐसी दुर्घटना हुई कि जहां वो खाना बन रहा था तो छप्पर नीचे गिर गया, और जब छप्पर नीचे गिरा आग लग गई वहां। आग लग गई, और सोचिए वो परिवार इतना गरीब था कि आग लगने और जब वो आग बुझाई गई उसके बाद भी उसने वहां से खाना निकाला। तो भरता तो जो कचालू चोखा जिसे आप कहते हैं लोक भाषा में, वो तो मौजूद था, लेकिन ये जो चूल्हे के अंदर लगे हुए सत्तू के गोले थे ये सख्त हो गए थे, और जिसे कहते हैं वो अर्लियर फॉर्म ऑफ लिट्टी। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो जला हुआ आप इस पर देखेंगे, और ये मक्खन जिस तरह से लगा रखा है, तो ये वहाँ से शुरुआत हुई।